Good evening, my dear friends, my lovely students, future डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सभी के लिए हमारी क्लास है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ये हमारी क्लास है यूट्यूब पर फ्री क्लास। ओलंपियाड वाले बच्चों के लिए जो 8th में हो सकता है, 9th में हो सकता है, 10th में हो सकता है, 11th में हो सकता है, 12th में हो सकता है, किसी भी क्लास में हो सकता है। ठीक है। हाँ, अगर वो 9th 10th में तो उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं बायोलॉजी लेने वाला हूँ। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री होती तो फिर तो वो कोई सी भी क्लास में होता है, 11th 12th की मैथ में होता चाहे बायो में होता। ठीक है। उसको दोनों तरफ फायदा मिलता। अगर वो मैथ बायो का होता चाहे कुछ भी होता तो केमिस्ट्री में दोनों को फायदा मिल जाता था। बट चूंकि मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी, तो इससे जो 11th 12th में बायोलॉजी ले चुके हैं सिर्फ उनको फायदा मिलेगा। मतलब 11th 12th के सिर्फ उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो बायोलॉजी ले चुके हैं, और 9th 10th के तो सभी बच्चों को फायदा मिलेगा। 8th वाले भी फायदा उठा सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी लॉन्चिंग में बोला ही था कि दिस इज बेस कैंप सर। बेस कैंप के जब आप ऊंची एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो उसके बेस पे आपको तैयारी कराई जाती है, बेसिक बेसिक सिखाए जाते हैं। ऐसे ही अपन यहाँ पर हैं जो कि बेसिक बेसिक चैप्टर्स होते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि यार लिंक छूट जाता है, तो वो लिंक हम यहाँ पर बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी सीरीज में मैं अमित कुमार, बच्चे मुझे प्यार से अमित सर कहते हैं। ठीक है। और मैं सेल वाले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं वो आपको आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। तो मोटा मोटी हम मेम्ब्रेन पे ज्यादा फोकस हमारा रहेगा, क्योंकि उससे काफी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी देखते हैं। ठीक है। तो सर शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो कवर होने के लिए है, एक तो हमारा रहेगा सेल का इंट्रोडक्शन, सेल का इंट्रोडक्शन, राइट। और सर ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, एंड सेल मेम्ब्रेन। इतना हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो सर शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले सेल, सेल होती क्या? अभी देखो, अपन बचपन से पढ़ते हैं कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। जैसे यहां पर लिखा भी है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है वो लाइफ की यूनिट है। सर ऐसे कैसे मान ले? दूसरा, ऐसे कैसे मान ले कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि भाई देखो, बात ऐसी है कि लाइफ जो होती है ना, लाइफ क्या होती है, ये बड़ा दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है ना। कि अपन ये तो बता सकते हैं कि कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम मुद्दे की बात करें तो बात ये है कि जिस जिस जो जो फीचर्स करेक्टर्स हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देते हैं, वो सारे फीचर्स हमको जिस छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर में दिखाई दे सकते हैं, वो सेल होती है। ठीक है सर, सिंपल सी बात ये है। तो डेट्स वाई सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, इसलिए सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक। चलिए, तो अब सुनिएगा सर, कि जैसे लाइफ में मेटाबॉलिज्म शो होता है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप बोलोगे ब्रीदिंग होती है ना। अगर मैं 9th 10th के बच्चे के लेवल पे बात करूँ कि सर उसमें ब्रीदिंग होती है, ग्रोथ होती है ना, कुछ रिएक्शंस होती हैं। ठीक, एक बंदे के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्लानेट की, इस कायनात की जो सबसे छोटी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर वो सारी लाइफ लिविंग फॉर्म्स शो हो सकती हैं, वो सेल है। जो जो फंक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, राइट, वो सारे फंक्शंस जो सबसे छोटी स्ट्रक्चर है वो कौन है? वो सेल है, कर सकती है। तो इसलिए सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ऐसे करके लिखते हैं हम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा पॉइंट निकल के आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, के जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं, वैसी स्ट्रक्चर सबसे छोटी कौन है? सेल है, विच कैन शो द साइन ऑफ लाइफ, राइट। जो जो काम, जो जो फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जो फंक्शन होते हैं, वो सारे फंक्शन स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर कौन है जो कर सकती है? तो आंसर आता है सेल होती है, राइट। इसका जो एविडेंस है वो क्या है? वो ये है कि सर देखो, इस धरती पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नाम की चीज होती है। अमीबा है, पैरामीशियम है, डायटम्स हैं, राइट। सो देर आर सेवरल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस बात को प्रूफ करते हैं
कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जब हम छोटे छोटे पीसेज में काटते हैं, सो द सेल वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है या स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपको लाइफ के साइन दिख सकते हैं, दिखेंगे मतलब, राइट। अब तुम सेल से पूछो, सेल मैडम तुमको लिविंग किसने बनाया? तो सेल बोलेगी मेरे को लिविंग बनाया मेरे सेल ऑर्गेनल्स ने, राइट। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, इन सब ने मुझे लिविंग बनाया। राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, इन सब ने मिलकर मुझे लिविंग बनाया, है ना। आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर वो रिएक्शंस चल रही हैं तो जिंदाबाद, सेल जिंदा है, बंदा जिंदा है, हस्ती जिंदा है। और अगर रिएक्शंस रुक गई तो खत्म, राम नाम सत्य है, राइट। तो सर तो सेल बोली मेरे अंदर मेरे सेल ऑर्गेनल है ना, रिएक्शंस मुझे जिंदा रखती हैं, मुझे लिविंग बनाती हैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के बाहर रख दिया सेल से, मैडम माइटोकॉन्ड्रिया बाहर आ जाओ जरा। माइटोकॉन्ड्रिया मैडम ने रेस्पिरेशन करने से मना कर दिया। हमने उसको बोला माइटोकॉन्ड्रिया को, मैडम माइटोकॉन्ड्रिया मैडम सेल के बाहर आके रेस्पिरेशन कीजिए ना। बोला सॉरी आई कांट डू द रेस्पिरेशन आउटसाइड द सेल, मैं इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकता। क्लोरोप्लास्ट बाबा से पूछा भाई साहब तुम फोटोसिंथेसिस कर दो? बोला यस हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम पानी हम फूड बनाते हैं, सेल के अंदर हम फूड बनाते हैं। सेल को जिंदा रखने में मेरी भी इंपॉर्टेंस है। क्लोरोप्लास्ट को बाहर रखा सेल के बाहर, नो फोटोसिंथेसिस सर, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो समझ भाई बच्चे, तो सेल से छोटा कुछ भी नहीं है जो इंडिपेंडेंट लाइफ शो कर सके, राइट, इंडिपेंडेंटली लाइफ की फॉर्म को एग्जिस्ट कर सके। दैट्स व्हाई सेल इज द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है सर। सो सेल कैन शो या यूजुअली शो, है ना, कैन भी नहीं लिखेंगे सर, सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर that show life independently. So that's why it is the fundamental unit of life। और सर इसी को हम सेल थ्योरी भी कहते हैं। कहीं ना कहीं सेल थ्योरी भी हमको क्या सिखाती है? वो यही सिखाती है ना। सेल थ्योरी आप जैसा कि आप जानते ही हैं, सेल थ्योरी अगर बोला जाए तो किसने दी थी सर, है ना, एमजे स्लाइडेन 1838 एंड थियोडोरे स्वान, राइट। ये वही स्वान है जिन्होंने स्वान सेल जो आपने नाम सुना होगा वो दिया था, ठीक है ना, 1839, 1839, ठीक है ना। हम नीट वाले बच्चों को एनसीईआरटी को ज्यादा रेस्पेक्ट करनी है। उसमें अगर लिखा है सनराइजेज इन द बेस्ट, और नीट के क्वेश्चन पेपर में आ गया, क्वेश्चन पेपर में आ गया तो सनराइजेज इन द बेस्ट, बट आप तो ओलंपियाड की भी तैयारी कर रहे हो साथ में, तो आपको इस चीज को रेक्टिफाई करके रखना है कि हमेशा एनसीईआरटी सही हो ऐसा जरूरी नहीं है फॉर द ओलंपियाड, वो बताते रहेंगे, है ना। जैसे मैं एमजे स्लाइडेन साहब जो है, ये जो है कौन है, जर्मन बॉटनिस्ट हैं। ये जर्मनी के बॉटनिस्ट हैं, इन्होंने प्लांट सेल्स पे स्टडी की, और ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। आपको अलग अलग किताब में हो सकता है कि दोनों को जर्मन लिखा हुआ मिल जाए, तो इस बात पे बहस नहीं करनी है, ठीक है, कि सर उस फलानी किताब में तो XYZ बुक में तो दोनों को जर्मन साइंटिस्ट लिखा हुआ है। हमारी एनसीईआरटी 11th में ये लिखा हुआ और ये ईयर दियो तो ये रखना है आपको याद, ठीक है। अब इसकी कहानी क्या है, एमजे स्लाइडेन साहब बताते हैं। जो आप सेल की टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, जो आप टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ते हो, है ना, प्लांट टिश्यू की डेफिनेशन, कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यही तो होती है ना टिश्यू की डेफिनेशन। वो कुछ ऐसा इन्होंने बताया था। ये स्वान साहब, स्लाइडेन साहब बोले वो भाई साहब ऐसा है कि मैंने बहुत सारे प्लांट टिश्यू की स्टडी की है, मैंने सबको काट काट के देखा है, वो सब अलग अलग तरह की सेल्स के बने होते हैं, ये इन्होंने बोला था। और यही इस प्लांट, यही टिश्यू की डेफिनेशन होती है।
टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल मेड अप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। तो वही इन्होंने बात बोली है, मजे की बात। ठीक है, अब ये आ गए अगले साल, एक साल बाद, बोला अच्छा ऐसी बात है, मैं भी देखता हूँ, है ना, तुमने जो बात बताई है मैं उसको देखता हूँ, सही बात है कि गलत बात है। तो नेक्स्ट ईयर इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने एनिमल्स उठा लिए। तो सबसे पहले इन्होंने एनिमल्स ही नहीं उठाए, इन्होंने एनिमल्स के साथ साथ प्लांट भी उठाए। पॉइंट टू बी नोटेड, ये है भले जूलॉजिस्ट, पर इन्होंने प्लांट की भी स्टडी की और एनिमल्स की तो सेल की स्टडी कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इन भाई साहब ने क्या बताया कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज डिफरेंट। ये बोल रहे हैं स्वान साहब, जिन्होंने ब्रेन की स्वान सेल डिस्कवर की थी। क्या बोल रहे हैं कि प्लांट की और एनिमल की बाहर वाली बाउंड्री अलग होती है, ये बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, और फिर आगे लिखा होता है कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल विच इज थिन, जो कि पतली है, टुडे वी नो इट एज सेल मेम्ब्रेन। आज हम उसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। राइट भाई, हाँ। देन बहुत ध्यान से सुनेंगे, अब तुम हो थियोडोर स्वान साहब, तुम बता रहे हो ना कि दोनों की आउटर मोस्ट बाउंड्री अलग अलग है, तो तुम ही ये बताओगे कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है। तो ये क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज थिक, वो थिक है, एनिमल सेल के कंपेयर में थिक है वो, और उसे सेल वॉल कहते हैं, है ना। तो ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अराउंड द प्लांट सेल इज देयर यूनिक फीचर, है ना, मतलब ऐसी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में लिखी हुई है। ये इन्होंने बताया है, बॉटनिस्ट ने नहीं बताया, इनने बताया। ठीक है, तो ये अपनी सेल थ्योरी हो जाती है। इनसे पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ कि सेल डिवाइड कैसे होती है, राइट, हाउ सेल डिवाइड्स। बोला यार ये तो नहीं पता हमको कि सेल आती कहां से, बोला ये तो नहीं पता है, टिपिकल सवाल, आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हो यार हमसे, हम तो बस इतना बताएं। वो डर गए हैं, मान लो आपने पूछ लिया कि बताओ सेल आती कहां से, फ्रॉम वेयर सेल अराइज, बोला ये हमको नहीं पता है। तो सर फिर आ जाते हैं हमारे एक तीसरे साइंटिस्ट महोदय, जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। और विर्चो साहब बताते, बोला मैं बताता हूं कहां से आती है सेल। तो सर विर्चो साहब क्या कहते हैं, रुडोल्फ विर्चो, 1853। सर फॉर ओलंपियाड ईयर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। सर जीरो इंपॉर्टेंस है ईयर्स की ओलंपियाड वाले बच्चों के लिए, मतलब ही नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, हाँ नीट में जितने भी ईयर एनसीईआरटी में दिए, एनसीईआरटी 11th and 12th, ठीक है सर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और हम यहाँ ओलंपियाड वाला चैनल पे हैं, ओलंपियाड की बातें करेंगे तो हम उसको मेजरली ध्यान में रखेंगे। नीट तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि सेल्स अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना, मतलब सही अगर बोले तो सर ये इन्होंने नहीं बताया ना, इन्होंने तो अपनी चाव पाव वाली भाषा में कुछ बोला। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अपनी लैंग्वेज में ओमनिस सेलुला ई सेलुला। है भाई साहब क्या कहना चाहते हो, बोले ओमनिस सेलुला ई सेलुला। रोडोल्फ विर्चो से पूछा भैया कहीं ना क्या चाहते हो, रोडोल्फ विर्चो बोले ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो रोडोल्फ विर्चो कहना चाहिए भैया पहले लिख लो, रोडोल्फ विर्चो क्या कहना चाह रहा है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना, सेलुला इनको एक साथ भी लिख सकते हो, सेलुला ई सेलुला, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है। रोडोल्फ विर्चो ने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, फिर इसका मतलब निकाला गया, मतलब निकल गया कि सेल्स अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो सर मॉडर्न सेल थ्योरी जो बन जाती है वो दोनों को मिला के बन जाती है, जो स्वान ने बोला और जो इन्होंने बोला, है ना। तो मॉडर्न सेल थ्योरी के दो पॉइंट बन जाते हैं। पहला पॉइंट कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, राइट। एंड दूसरा पॉइंट बन जाता है सेल्स अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, इट इज द मॉडर्न सेल थ्योरी, राइट। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बोलती है, नंबर वन पॉइंट, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का मतलब है जो सेल सीक्रेट करती है, जैसे सेल डिवाइड करके नई सेल भी बनाती है, वो भी प्रोडक्ट ऑफ सेल्स है।
सेल सिक्रीट करती है। जैसे बॉडी के अंदर अगर आप देखो तो कोलेजन फाइबर भी है, सेलुलोज प्लांट्स के अंदर है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं, राइट। बायोमोलिक्यूल्स में जो आप पढ़ते हो वो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं। तो सेल्स अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये रुडोल्फ विर्चो ने बोल दिया। बोला कैसे? देखो ऐसे, मान लो ये सेल है ना, मैं थोड़ा सा बना लेता हूं। ये मान लो सेल्स हैं, तुमने इस सेल से पूछा और मैडम क्या हाल चाल, सब बढ़िया? बोला यस सब बढ़िया। बोला कहां से है? बोला अपनी मदर सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तुम कहां से है? अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तुम कहां से है? अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तुम कहां से है? अपनी प्री एग्जिस्टिंग से। भले ही बोर्ड पे जगह नियम बना नहीं पाए, पर रहेगा तो यही कि हम अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए और प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ऐसे करते करते आपने जिद पकड़ ली, आप तो पहुंचते ही चले गए पीछे, डायनासोर से भी पीछे पहुंच गए, सब बिल्कुल पहली सेल पे पहुंच गए। मैडम तुम कहां से है? बोला मैं तो पहली सेल हूं। तो उसका आंसर फिर इवोल्यूशन में मिलता है ना, कीमोजेनी एंड दैट ऑल, ठीक। तो सर ये प्री एग्जिस्टिंग सेल का अपना क्या हो गया, वो हो गया, ठीक है। चलिए सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में मेनली हम देखने वाले, जैसे कि आपको पता ही है ना, नॉर्मली हम बेसिकली देखेंगे दो तरह की सेल्स होती हैं। ये हमारा देखो, जब भी हम टाइप्स की बात करते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन, हम कि भाई एक तरह से क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। जैसे मान लो हम बोल देंगे टाइप्स ऑफ पेन, सीधी सी बात है, हमने बोला टाइप्स ऑफ पेन, कितने तरह के पेन है तुम्हारे पास, तो दिस इज ए शॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। आप सोचो सर क्लासिफिकेशन तो अलग चैप्टर होता है, मेरा मतलब डिवाइड कैसे करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो ये बेस कैंप बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, वहां पे ठंडी हो रही है, यहाँ भी ठंडा हो रखा माहौल, चिल्ले सी चलाई हुई है इन लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो भाई टाइप ऑफ सेल का जो हम यहां पर क्राइटेरिया ले रहे हैं सर, वो क्राइटेरिया है हमारा कि न्यूक्लियस कैसा है ना, न्यूक्लियस कैसा है, मतलब न्यूक्लियस मतलब सेंटर। थोड़ा बेसिक से बात करते हैं, है ना। जैसे सबने सुना होगा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सर क्यों इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, सीधी सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है क्या, वो हम बताने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है सर। तो देखो ये प्रो और ये यू, बाकी सब तो सेम है, ठीक। सर कैरियन जो टर्म है, कैरियन इज ए एडजेक्टिव, दिस इज एन एडजेक्टिव, कैरियन। कैरियन टर्म न्यूक्लियस के लिए लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है सर? न्यूक्लियस के लिए लिया जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज समझिए बेटा आप, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द बॉस ऑफ डीएनए, ओ सॉरी, मैंने खुद ही आंसर शायद दे दिया है। हु इज द बॉस ऑफ सेल, सेल का बॉस कौन है, सेल के अंदर किसकी चलती है अल्टीमेटली? जैसे देश के अंदर पीएम की चलती है, फिलहाल मोदी जी, राइट, काइंड ऑफ वो डिसीजन लेते हैं, है ना। तो सर ऐसे ही डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज द बॉस ऑफ दी सेल, राइट सर। डीएनए इज द बॉस ऑफ दी सेल। और यहां बॉस कहने का मतलब हमारा क्या है, आपको पता ही है पढ़े लिखे बच्चों, जेनेटिक मटीरियल ऑफ दी सेल। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटीरियल है, ठीक। अब सेल के अंदर जहां पर डीएनए लाई करेगा उसको न्यूक्लियस कहेंगे, कहानी खत्म। अब वो न्यूक्लियस ट्रू है तो यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब ट्रू। और अगर वो न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, पुराना है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है सर, इतनी सी बात है। तो डीएनए जहां लाई करता है सेल के अंदर, डीएनए लाइज इन द सेल एट ए लोकेशन, एक लोकेशन में लाई करेगा, है ना, सेल का डीएनए जहां पर होगा इन ए लोकेशन कॉल्ड एज न्यूक्लियस,
उसे हम न्यूक्लियस कह देंगे। क्या कह देंगे? न्यूक्लियस, राइट। हाँ, अब सुनिए, अब यहां पर आ जाओ वापस से। तो सर प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रो मतलब पुराना, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। और सर प्रिमिटिव न्यूक्लियस के लिए हम एक टर्म देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड। दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। और यू मतलब ट्रू, यू मतलब ट्रू, और कैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियस हैविंग सेल, ट्रू न्यूक्लियस हैविंग सेल। तो सर सेल के अंदर एक एरिया जहां पर डीएनए यानी कि बॉस ऑफ द सेल लाई करता है, वो एरिया क्या कहलाएगा? वो एरिया न्यूक्लियस कहलाएगा। और अगर न्यूक्लियस प्रिमिटिव है तो न्यूक्लियोइड उसको बोल देंगे, और अगर न्यूक्लियस ट्रू है तो ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल। अब बात आती है कि सर प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है और ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है सर। तो दैट इज वेरी वेरी इजी, राइट। कि अगर मैं बोलूं यहां पर एक सेल है, हम ओवरव्यू ऑफ सेल में पढ़ेंगे, ठीक है सर। अगर मैं बोलूं कि सपोज दिस इज ए सेल एंड this is another cell, right? Okay, and this is the suppose DNA, right? Let me choose some another color, vibrant color. मैंने बोला कि दिस इज बॉस डीएनए। अभी हम डीएनए की डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, तो इसलिए इसको ऐसी बेइज्जती करके बना दिया। दिस इज ऑल्सो इट्स न्यूक्लियस, राइट सर, दिस इज ऑल्सो इट्स न्यूक्लियस, राइट। अब हमको क्या नोटिस किया कि एक सेल के अंदर, इनसाइड वन सेल, जो हमने ब्लूइश कलर का डीएनए यानी कि बॉस बनाया है, उसके चारों तरफ अलग से मेम्ब्रेन है, दैट इज एनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन्स। कि वो तो सर उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स हैं, इस तरह से मेम्ब्रेन्स हैं, ये मेम्ब्रेन्स हैं, लाइक दिस, ठीक है। यहां मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक। तो सर बस इतनी सी बात है। ये जो, ओके ओके, एंग्री यंग मैन, ओके, बस ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस स्ट्रक्चर, ये क्या है भाई? आप कौन? बोला हम डीएनए। डीएनए कौन? बोला बॉस, बॉस ऑफ द सेल, ठीक, बॉस ऑफ द सेल। यहां उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं सर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑब्वियस सी बात है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर, ओके। नाउ लिसन टू मी केयरफुली सर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रू न्यूक्लियस। ये आपका ट्रू न्यूक्लियस है, ओके, या। एंड दिस, बिकॉज हेयर नो मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चूंकि यहां पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इस इलाके को, इस जगह को हम क्या बोलेंगे? हम फॉल्स न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉल्स न्यूक्लियस बोलेंगे, या प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलेंगे। और जब इसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलेंगे तो सेल को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे, या इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोइड। तो सर माय डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस वन इज द यूकैरियोटिक सेल। दिस इज द डिफरेंस। ओके माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक ठोकेंगे, शेयर करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल,
फायदा उठाएंगे, दोस्तों में बांटेंगे। फायदा उठाइए, दोस्तों में बांटिए। दिस इज यूकैरियोटिक सेल। सो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस, बेसिक डिफरेंस इज दिस, बाकी डिफरेंस बहुत है, राइट। दिस इज योर होमवर्क कि कम से कम आप 10 डिफरेंस लिखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में। लिस्ट at least 10 differences in between prokaryotic and eukaryotic cell। सेल या सेल्स, वट एवर एंड विच एवर इज करेक्ट, उसको ले लो, ठीक है भाई। सेल या सेल्स इंग्लिश का हम दो, ठीक है। चलिए सर, सो दिस इज योर होमवर्क, राइट। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर, टाइप ऑफ सेल हमारा हो गया, राइट। अब देखो टाइप ऑफ सेल बताने का एक तरीका ये भी है, ठीक है भाई, कि एनिमल सेल, प्लांट सेल, राइट सर, दिस सेल, दैट सेल। तो जैसे ये डायग्राम आपके सामने है सर, ये आप समझ जाइए देख के कौन सा डायग्राम है। दिस इज योर एनसीईआरटी प्लांट सेल डायग्राम। ये प्लांट सेल का डायग्राम है, ठीक है भाई। इसमें आपको ध्यान से सुनेंगे क्या देखना है, मैं क्यों लाया हूं डायग्राम। और ये आपका एनिमल सेल का डायग्राम है। दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, राइट सर। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल। देखो हाउ मच ह्यूज स्पेस वैक्यूल इज ऑक्यूपाइंग, कितना बड़ा स्पेस वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया है, राइट सर। या अप टू 90% भी ऑक्यूपाई कर सकती है। सर ये जो डायग्राम है ये प्लांट सेल का तो है, बट ये मैच्योर प्लांट सेल का है, ये यंग प्लांट सेल का डायग्राम नहीं है। यंग प्लांट सेल पे तो छोटे बच्चों की तरह पॉकेट मनी ही होती है, कभी कभी वो भी नहीं होती है। ठोको कमेंट, किस किस को पॉकेट मनी बहुत सारा मिलता है, राइट। किस पे बहुत सारा बैंक बैलेंस है, स्टूडेंट्स पे। यूजुअली स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट नहीं होता है, उनको पॉकेट मनी मिलता है। अब जब बैंक अकाउंट ही नहीं है तो पैसा कहां से आएगा। बैंक अकाउंट होना यानी कि बड़ा सा वैक्यूल होना बड़े बूढ़ों का काम है, उनका करेक्टर है। बड़े बूढ़ों पे होगा बैंक अकाउंट, उन पे होगा उसमें पैसा। ऐसे ही ये जो वैक्यूल है ये एक बैंक अकाउंट है, ये एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भरा होता है। अब यंग सेल में कहां से आएगा इतना सारा रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। सेम वही काम है। तो ये मैच्योर प्लांट सेल का डायग्राम है, ठीक है सर। और देखो मैं क्या बताना चाहता हूं इसमें, देखो ये देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है। इस डायग्राम को क्लोरोप्लास्ट लिख दिया इन्होंने, ये वाला जो है। आप अपनी 11th की एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे, ये किस शकल से क्लोरोप्लास्ट लग रहा है आप ये बता दो। देखो डायग्राम देके भले ही क्वेश्चन आए, पर आपको एनसीईआरटी का ईच एंड डायग्राम पता होना चाहिए सर। ओलंपियाड के लिए भी पहली एंड आखिरी तो नहीं कह सकते, सॉरी, पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी इज गॉड फादर बुक सर। या एनएसईबी के एग्जाम में, क्योंकि पहले लेवल पे ओलंपियाड में एनएसईबी आता, जो छोटे बच्चे उनके लिए एनएससी जेएस होता है, राइट, या एनएससी जेएस होता है। सर एनसीईआरटी इज द बेस। बेस के बिना आप ऊंची इमारत नहीं बना सकते। आप अगर सोचते हैं कि हम कैम्बल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, तो सर आप ये मान के चलो कैम्बल जो है ना ऊपर दिखने वाली बड़ी इमारत है। और बड़ी इमारत तभी बढ़िया बन सकती है जब फाउंडेशन जमीन के नीचे का जो रहता ना, जो दिखता भी नहीं है, जब वो मजबूत होगा। तो पहले एक फाउंडेशन मजबूत करो। फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हम एनएससी, ओ सॉरी, ये ओलंपियाड बेस कैंप लाए हैं, जिसमें हम बेसिक बेसिक बातें आपको बता रहे हैं। आप भी एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। हमारा मन चंचल होता है, हमारा मन करता है कि हम रंगीन किताब पढ़ें, वो वाली किताब पढ़ें। सर हमारा मन हमें भटकाना चाहता है, और ये नेचर का काम है, ठीक।
पढ़ाई 20% काम आती है, बाकी 80% आपका एटीट्यूड, आपका हाउ यू हैंडल योर इमोशंस, ये काम आती हैं। बाकी बातें बाद में, अभी इसमें टाइम नहीं इतना इन सारी बातों को करने का, ठीक है। तो सर देखो ये मैच्योर प्लांट सेल है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि किसको क्लोरोप्लास्ट मार्क कर दिया है, ठीक है, किसको उन्होंने पेरोक्सिसोम मार्क कर दिया है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। बस इसके लिए मैं डायग्राम लेके आया हूं। ये जो ये होल्स दिखाए हुए हैं जो एक्चुअल में रेड कलर के हैं, ये प्लाज्मोडेस्मेटा हैं, है ना, दो सेल्स के बीच में प्रोटोप्लाज्म का कनेक्शन है। ये ऐसे ऐसे फाइबर जैसे दिखाए हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, राइट सर। और देखो और बढ़िया एक बात बताते हैं, यहां पर आ जाइए सर, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में देखो आपको न्यूक्लियस, ओ सॉरी क्या कहते हैं उसको, वैक्यूल नहीं दिखाई देगी, होती है बट बहुत कम होती है। माइक्रोविल्लाई हैं, राइट। ओलंपियाड बेस कैंप की क्लास में सर चिल हो रखा है मामला, यहां पर भी पूरी ठंडी है, बिल्कुल। चलिए सर, हमने थोड़ा सा धूप निकलवा दी है, बर्फ पिघला दी है, ठीक है। सर याद रखना है किसको पेरोक्सिसोम लेबल किया गया है। सर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज द शेप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहीं नहीं लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, बट हियर दे हैव शोन इट इज वाई शेप्ड। सर आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाई शेप कलर की क्या है, ये इस तरह से, ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सर दिस इज द वे हाउ यू शुड रीड एनसीईआरटी। सर इतना मुलक्का है ना, मामला है ना, माल है ना एनसीईआरटी के अंदर, आपको लगेगा पतली सी किताब है, उधेड़ के बुन देंगे, तुम उधड़ जाओगे। नो वेयर इट इज रिटन इन द थ्योरी बट इट इज शोन इन द शेप, कि मैं बाई शेप हूं, मैं ब्रांच्ड हूं। अगर ये पूछ ले कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रांच्ड होती है या अनब्रांच्ड होती है, सर आधे से ज्यादा बच्चे, सर 70% बच्चे आत्महत्या करने पर उतर जाएंगे। सर एनसीईआरटी बाहर का पूछ लिया, आई एम टॉकिंग फॉर द टाइम नीट, है ना, हालांकि अपन ओलंपियाड में है, बट थोड़ा सा लिंक तो बनता ही है, अल्टीमेटली बनना तो डॉक्टर ही है ना सर। आई सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू कि आप ओलंपियाड की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा माइल स्टोन कवर करने की ठानी है। उसके बाद तो सर 360 पक्के हैं बायोलॉजी में, और इसकी तैयारी करोगे तो आपका माइंड भी शार्प होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। माइंड शार्प होता है ना सर, आप घिसोगे तो माइंड शार्प होगा, और माइंड शार्प होगा तो सीधी सी बात है आप बाकी चीजें भी सही करोगे, कैलकुलेशन जल्दी करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम कम लगाओगे। टाइम भी तो कम पड़ जाता बच्चों को, हम क्या बोले हैं 20% काम आती पढ़ाई, 80% तो बाकी चीजें काम आती हैं। योर एटीट्यूड, योर एबिलिटी टू होल्ड योर इमोशंस और कंट्रोल योर इमोशन, टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो आप इतने शातिर हो जाते हैं कि 35-40 मिनट में तुम्हारी नीट की बायोलॉजी हो जाती है, समझ रहे हैं, और क्या। और बस 60 मिनट में तुम्हारी केमिस्ट्री, टाइम ही टाइम सर, 2.5 घंटे में पेपर, 2.5 घंटे में पेपर, ये फायदा मिलता है। बच्चे सोचते ना ओलंपियाड की तैयारी करके क्या मिलेगा, इतना क्यों पढ़े, आना तो है नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, जो टॉप 10 बच्चे होते हैं सब ओलंपियाड में वाले बच्चे होते हैं, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये ध्यान रखना है, ठीक। चलिए ये 3D काट के दिखाने की ट्राई की गई है एनसीईआरटी में। ओवरव्यू ऑफ सेल, सर इसका क्या मतलब है। ओवरव्यू ऑफ सेल में हम ये बताने वाले हैं कि सेल में एक्चुअली में मोटा मोटी होता क्या है, ठीक है। तो अपन लेके चलते हैं सर, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ सेल में मतलब हम बात करें तो पार्ट ऑफ द सेल, अब इसमें हम बात करेंगे पहले ओवरव्यू ऑफ सेल में मेन स्ट्रक्चर्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए सेल, along with its बाउंड्रीज, ये आता मतलब ओवरव्यू, मतलब हम देख रहे हैं कि मोटा मोटी होता क्या, फिर उसके से हाँ भाई क्या माइटोकॉन्ड्रिया होती है, हाँ होती है, पेरोक्सिसोम होता है, हाँ होता है, ये देख रहे हैं। बाद में फिर वो देखा जाता है कि हर ऑर्गेनल का अपना क्या काम है, दैट इज द पॉइंट हियर, ठीक है।
तो सर इस ओवरव्यू ऑफ सेल में हम पहले देख लेंगे एक यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू। यूकैरियोटिक सेल में हम प्लांट सेल को स्पेसिमेन मानेंगे। फिर हम एक ओवरव्यू देख लेंगे अपना बी प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू। प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे कि बैक्टीरिया। अब हम जो है पहले यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू में प्लांट सेल को लेके चलते हैं और हम तुमको समझाते हुए चलेंगे कि है क्या, माजरा क्या है। ठीक है सर, बहुत मजा आने वाला सर, बहुत मजा आने वाला है। देखिए सर, मैंने क्या किया, यहां पर एक सेल मैंने ले ली। ठीक, अब इसमें मैं अगर एक शेप ले लूं सो इट विल बी बेटर, इसी को ले लेते हैं। ठीक, सपोज करो ये सेल है और सर मैं इसका जो हूं, ओके, नॉट अ बैड आइडिया, डन, इतना बहुत है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है सेल वॉल बनाई है। ठीक, अब इसके अंदर मैं सेल मेम्ब्रेन बनाने का ट्राई करता हूं। ये जो मैं बना रहा हूं भाई, सबसे बाहर क्या, सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर, फिर उसके अंदर क्या, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। ये है मेरा सेल मेम्ब्रेन। सर जी सेल वॉल के जस्ट अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन ही तो होगी। सेल वॉल के जस्ट अंदर क्या होगा, यहां पर बात चल रही है वो नहीं तेरा क्या होगा कालिया, यहां चल रही है बात कि सेल वॉल के अंदर क्या होगा। तो सर सेल वॉल के जस्ट अंदर क्या है, यहां पर आ गया आपका सेल मेम्ब्रेन। अच्छा एक चीज, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते 5 किंगडम्स होते हैं ना, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। 5 किंगडम में से आपको बताना है कितने किंगडम में सेल वॉल मिल सकता है, मिलता ही है, और कितने में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। जैसे एक में बताता है, एनिमल में बिल्कुल नहीं मिलता है ना सर, बाकी आप बताना। ठीक है, चलिए। तो सर ये हमारी होगी सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल, एंड द येलो वन इज, सर जो येलो कलर से लिखे हैं दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज मोर करेक्ट टू कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, थोड़ी देर में समझाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या कोई अंतर होता है, होता है तो क्या होता है, ये थोड़ी देर में समझाएंगे। ठीक है सर, चलिए। अब मैं यहां बना लेता हूं न्यूक्लियस, सेंटर में मैं यहां पर बना लेता हूं न्यूक्लियस। फॉर द टाइम बिंग हमने न्यूक्लियस को बस ऐसे ही बना लिया है, हमने सारी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा है कि डबल मेम्ब्रेन होता है या ऐसा होता है वैसा होता है। फॉर द टाइम बिंग हमने बस इतना ही बना लिया है। ओ माय गॉड, ठीक है सर। अब इसके अंदर मैं बना देता हूं डीएनए द बॉस, ये डीएनए द बॉस। ठीक है, चलिएगा सर, अगर मैं इसको लेबलिंग कर लूं, सर दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and this is nucleoplasm with its मतलब DNA and all things. न्यूक्लियोप्लाज्म विद डीएनए, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है सर, चलिए। अब यहां पर वेरियस सेल ऑर्गेनल हैं, उन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये कुछ सेल ऑर्गेनल हैं, दीज आर सेल ऑर्गेनल्स, दीज आर सेल ऑर्गेनल्स। गर्मी पड़ने लगी है, वापस से बर्फ बुलाते हैं, एसी चलाते हैं। So now let me
इंट्रोड्यूस सम टर्म, हम ओवरव्यू ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। तो सर मैं इसका जस्ट सेकंड, मैं इसका बनाता हूं एक कॉपी, और कॉपी में मैं लेता हूं कुछ तड़कता भड़कता कलर। सर ये जो है डेट इज द साइटोप्लाज्म, डेट इज ठीक है। देखिए सर ध्यान से सुनिए, इसकी मैं कॉपी बनाता हूं जिसमें कि मैं आपको इसको सिखाऊंगा। ठीक, देखिए सर ये एक अपना बना हुआ है और दूसरा ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें से कुछ आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से सुनिए। मैंने क्या किया, ये लेबलिंग हटाई, ये लेबलिंग हटाई, और हाँ बस इतना बहुत है, और ये लेबलिंग हटा दी, न्यूक्लियस हमने छोड़ दिया। ठीक है भाई, अपन को पता है न्यूक्लियस कितना है। ठीक, अब सर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये जो बाहर वाली सेल वॉल है, अगर मैं बाहर वाली सेल वॉल हटा दूं, क्या ये हटेगा? या ये देखो, बाहर वाली अगर मैं सेल वॉल हटा दूं, ये सेल वॉल हट गई। ठीक है, बस ये थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन भी चला गया है हालांकि। अगर मैं बाहर वाली सेल वॉल हटा दूं, सर सिर्फ मैं सेल, या वाह परफेक्ट सर परफेक्ट, मैंने सेल वॉल हटा दी। क्या हटा दी सर मैंने? सेल वॉल हटा दी। विदाउट सेल वॉल इट इज प्रोटोप्लास्ट, विदाउट सेल वॉल इट इज व्हाट? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है सर, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज प्रोटोप्लास्ट। सर, सर अगर सेल वॉल है तो क्या है? कंप्लीट सेल है। अगर सेल वॉल है तो क्या है? कंप्लीट सेल है। और अगर मैंने सेल वॉल हटा दी तो ये क्या बचा? ये बचा सर प्रोटोप्लास्ट। ये क्या बचा सर? सर ठोको लाइक, बताओ कमेंट में बताओ, ये क्या बचा? ये बचा सर प्रोटोप्लास्ट। दिस इज प्रोटोप्लास्ट। गेटिंग माय पॉइंट? या अब अगर मैं इसकी कॉपी बना देता हूं, ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हटा देता हूं। सपोज करो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उड़ा दी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उड़ी नहीं, उड़ेगी उड़ेगी, ये सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी गायब। आप बोलो सर तो सब कुछ बह जाएगा ऐसे है ना, यही तो बोलोगे। तो खैर बात समझिए, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वापस लेके आता हूं। मेरा समझाने का मोटो क्या है? मेरा समझाने का मोटो ये है कि अगर मैं सेल मेम्ब्रेन छोड़ दूं तो जो बचा, दिस वन, ये यही बचा ना सर, सेल मेम्ब्रेन छोड़ के, सेल मेम्ब्रेन छोड़ के जो बचा सर वो क्या है? दैट इज प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। यानी कि मैंने एक सेल में बाहर से सेल वॉल हटाई, मैंने बाहर से सेल वॉल हटाई तो क्या पाया? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में से मैंने मेम्ब्रेन हटा दी, बाहर वाली मेम्ब्रेन हटा दी, तो क्या पाया सर? मैंने पाया प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट प्रोटोप्लास्ट माइनस प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है सर, दिस पिंक कलर इज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज प्रोटोप्लाज्म, दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये जो ग्रीन कलर की मैंने एरो बनाई है, सिर्फ दिस इज प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं इस प्रोटोप्लाज्म में से इसकी भी एक कॉपी बनाता हूं, ठीक है, ये मैंने बना ली। ठीक है सर, अभी मैं क्या करने वाला हूं, यहां से प्रोटोप्लास्ट हटा देता हूं। ठीक है, चलिए सर, अगर मैं इस प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है सर आपको, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन छोड़ के, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन छोड़ के ये क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म है। और अगर मैं सेल मेम्ब्रेन भी जोड़ दूं इसमें तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा सर आप, अब मैं क्या करता हूं, बीच में से न्यूक्लियस हटा देता हूं। मान लो मैं न्यूक्लियस हटा दूं, या अब मैं बोल रहा हूं बिना न्यूक्लियस के, क्या बोलोगे सर इसको? सर विदाउट न्यूक्लियस जो बचेगा, क्या बचेगा सर विदाउट न्यूक्लियस? सर ये बचेगा सर, दिस वन।
ये बचेगा ना यार, बीच का न्यूक्लियस हटा दूं मैं इसमें से, ये जो प्रोटोप्लाज्म मुझे दिख रहा है, इस प्रोटोप्लाज्म में से अगर मैं न्यूक्लियस हटा दूं तो सर दैट विल बी नोन एज साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे उसको सर? उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, सो प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, हमको ये लिखना चाहिए अलग उस पे, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे सर? साइटोप्लाज्म। मटीरियल इन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज व्हाट? ऑल थिंग्स इन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, अब सर साइटोप्लाज्म में वापस आ, कौन सा है सर साइटोप्लाज्म? सर दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज, इसको मैं, इसी को मैं यहां पे ले आता हूं, ये जो मैंने लिखा था इसी को मैं यहां पे ले आता हूं। ठीक, तुम भी यहीं पर आ जाओ भाई, या दिस इज साइटोप्लाज्म, राइट? ये साइटोप्लाज्म है। मतलब मैं बाहर की सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोड़ देता हूं और अंदर का पूरा न्यूक्लियस छोड़ देता हूं, तो जो बचेगा डेट विल बी साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में सर दो चीजें हैं, इस साइटोप्लाज्म में दो चीजें हैं। एक है जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो सॉलिड पार्टिकल है, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कह सकते हैं। ठीक, एक है लिक्विड पोर्शन और एक है सर सॉलिड पोर्शन। इसके अंदर दो पार्ट, ठीक। जो सॉलिड पोर्शन है उसमें मिनरल्स, वेस्ट मटेरियल, सेल ऑर्गेनल्स, ये सब आ जाएंगे। और जो लिक्विड पार्ट है उसमें सिर्फ पानी आया, तो सिर्फ सिर्फ लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? साइटोसोल, राइट? लेट मी ऐड वन मोर डायग्राम, सॉरी वन मोर पेज। ठीक, तो मैंने क्या बोला सर? साइटोप्लाज्म, एंड सर साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है ना सर? मेन काम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। मेन अरीना, अरीना मतलब लोकेशन, मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, ये है मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर मैं साइटोप्लाज्म में बोलूं कि सॉलिड पार्ट एंड लिक्विड पार्ट, तो सर लिक्विड पार्ट इज व्हाट? वाटर ओनली। ठीक, दैट इज नोन एज साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म। ठीक है सर? सॉलिड पार्ट में अब दो चीजें हो जाती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव, है ना भाई? सॉलिड पार्ट में देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मिनरल्स भी आएंगे, वेस्ट मटेरियल भी आएगा और सेल ऑर्गेनल आएंगे। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे बांट सकते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, सर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव में आ जाते हैं आपके मिनरल्स एंड इंक्लूजन्स, यानी कि वेस्ट, और सर मेटाबॉलिकली एक्टिव में आ जाते हैं आपके सेल ऑर्गेनल्स। तो सर बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? ठोको ताली, ठोको लाइक, दिल दे के देखो सर। तो सर फिर से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से, यहां से
ये कंप्लीट प्लांट सेल है। अगर मैं इसकी सेल वॉल हटा दूं तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल को छोड़ के सब कुछ रहेगा। ठीक है सर। फिर मैं इसकी अगर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हटा दूं, यानी कि सिवाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के देखूं, तो जितना मैंने ग्रीन एरो बनाया है वो आपको दिखेगा, और वो क्या कहलाएगा, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। उसमें न्यूक्लियस भी होगा, सेल ऑर्गेनल भी होंगे, लिक्विड वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म भी होगा, सब कुछ होगा। अब मैंने सेंटर वाले न्यूक्लियस को हटा के जो बचा उसको अगर सोचा तो क्या पाया, साइटोप्लाज्म पाया। साइटोप्लाज्म में मैंने दो चीजें पाई, लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड वाले पोर्शन को मैंने क्या बोला, लिक्विड वाले पोर्शन को मैंने बोला या दिस वन, इट इज साइटोसोल और हाइलोप्लाज्म। एंड सॉलिड वाला पोर्शन में जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, दे आर सेल ऑर्गेनल, अदरवाइज दे आर मिनरल एंड इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, सो दिस इज द सेल, सॉरी, लाइक वन ओवरव्यू ऑफ सेल। ये ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट सेल का। ठीक है, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो बस यहां से आप एनिमल सेल माननी शुरू कर दीजिए। ये भाई बिना सेल वॉल के ये प्रोटोप्लास्ट है। अब एक चीज और है सर, मजे की बात, सर मजा आने वाला सर, बाय गॉड कसम से। प्लांट सेल जो होती है उसकी जो सेल वॉल है सर, सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है ना सर? हाँ, मैं अगर सेल वॉल हटा दूं, बाहर की सेल वॉल हटा दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे प्रोटोप्लास्ट मिल रहा है। सर प्रोटोप्लास्ट इज लिविंग मैटर या पार्ट ऑफ ए सेल, ऑफ ए सेल। और यहां सेल जो है वो ऑब्वियस सी बात है, दैट इज प्लांट सेल, फंगल सेल, या यस। दिस प्रोटोप्लास्ट इज इक्विवेलेंट टू द एनिमल सेल। दिस इज प्रोटोप्लास्ट इज इक्विवेलेंट टू द एनिमल सेल, बिकॉज एनिमल सेल में ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, सेल वॉल नहीं होती है। यस सर, या आया मजा? यस, मजा आया। ठोको ताली, ठोको लाइक। ठीक, चलिए सर। अब अगर मैं एक बैक्टीरिया सेल की बात करूं तो सर देखो, बैक्टीरिया में कुछ नहीं है, बस उसमें क्या है कि ये साइटोप्लाज्म, ये हम पहले बता चुके, वहां पर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो सर प्रोकैरियोटिक सेल में तो जैसे मान लो ये उसका सेल वॉल हो गया, ये ऐसे करते इसको भी इज्जत देते यार थोड़ी सी, ऐसे कैसे, है ना? हाँ, भागो, या सो सपोज दिस इज, मजा नहीं आया, दूसरा शेप लेते हैं, ओवल शेप का बनाते हैं। या ये देख रहे हो क्या बैक्टीरिया बनाए हो जरा आप, भाई गॉड की कसम मजा ही आ गया, भाई गॉड की कसम मजा ही आ गया। बोगैम्बो खुश हुआ सर, बोगैम्बो खुश हुआ। ठीक है, ये मान लो सेल वॉल है, राइट? या दिस इज या लाइन थिकनेस, दिस वाज आई वाज सर्चिंग, ये ठीक है सर। ये मान लो सेल वॉल है, ठीक, इसके जस्ट नीचे हमारा सेल मेम्ब्रेन है। थोड़ा और थिक कर लेते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है। और सर इसमें जो है व्हाइट वाली सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, एक ग्लाइकोकैलिक्स और हो सकता है बाहर, तीनों को मिला के हम क्या कह देते हैं, एनवलप कह देते हैं, यही है ना भाई? ठीक है, यहां से अपना फ्लैजिल्ला अराइज हो सकता है, ठीक, और ये आ गया सर सेंटर में उसका न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं बाहर वाली नॉन लिविंग लेयर सेल वॉल हटा दूं तो सर जो बचेगा डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी प्रोटोप्लास्ट। और अगर मैं सेल मेम्ब्रेन भी हटा दूं तो सर जो बचेगा डेट विल बी व्हाट, सेल मेम्ब्रेन हटा दूं तो वो बचेगा प्रोटोप्लाज्म। बस यहां पर यह है कि आप प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना हिस्सा हो गया न्यूक्लियोइड, और सर बाकी का हिस्सा हो गया साइटोप्लाज्म, जिसमें आपको मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल ही दिख सकते हैं। सर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल राइबोसोम्स होते हैं, और एक सेंट्रियोल भी होता है, बट इन पे सेंट्रियोल
नहीं हो सकता रिजर्व फूड मटेरियल, ये राइबोसोम है। राइट सर। सो जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि क्या डिफरेंस है। दिस इज फ्लैजिल्ला, ऑब्वियस सी बात है। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब यहां पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो कुछ है सब वो क्या है, that is your cytoplasm, oh sorry, that is protoplasm. This is what? Protoplasm. याद रखें ये सर, सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल और वो प्रोटोप्लास्ट का पार्ट है। गेटिंग माई पॉइंट? यस माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो, बताओ हाउस द जोश, कैसे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे पता है सर सबको बहुत मजा आ रहा है। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। सेल मेम्ब्रेन, दिस वन, ये डायग्राम पता ही है, सबको पता होता है ये क्या डायग्राम, ठीक है, बट अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि सर ये डायग्राम से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये बेसिक हमारा बेस कैंप का पहले लेक्चर का कंटेंट है। ठीक, तो सर सेल मेम्ब्रेन और एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं पहले इन दोनों को डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। देखो, एक तो सेल के सबसे बाहर मेम्ब्रेन है, कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये देखो, ये सेल वॉल के जस्ट नीचे मेम्ब्रेन है। इसको यूजुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सर इसको सेल मेम्ब्रेन नहीं कह सकते? नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है, बट अभी और समझिए सर आप। जैसे ये मान लो कोई सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। अभी हम यही सीखेंगे, आपको पता भी होगा कि मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की प्रोटीन के साथ बनती है, इतना तो पता ही है ना भाई, अपन आज सीखने वाले हैं। तो ये सारी मेम्ब्रेन जो यूकैरियोटिक सेल में है, इवन जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी बाहर मेम्ब्रेन है ना सर, सेल वॉल के जस्ट नीचे, वो वाली मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की प्रोटीन के साथ बनी हुई है। ठीक है भाई, ये सिंगर एंड निकलसन ने मॉडल दिया था। ठीक, अभी हम बना के भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ा देंगे। ये है जैसे ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन, है ना, आपने पढ़ी होगी लाइन के फ्लूइड मोजेक मॉडल, है ना, इन द ओशियन ऑफ द लिपिड प्रोटीन फ्लोट लाइक आइसबर्ग्स, ये सारी बातें। तो सर ये जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है 1972 में आया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका था, क्योंकि इसकी टोटल थिकनेस 74 एंगस्ट्रॉम होती है, मोटा मोटी। ठीक, तो पॉइंट ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है, सर ये कौन सी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ये बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी स्ट्रक्चर है, या माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर है, पेरोक्सिसोम के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर है, ये कौन सी वाली मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है? तो आंसर आता है या बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, आंसर निकल के आता है कि ये सारी मेम्ब्रेन्स की कॉमन स्ट्रक्चर है। सभी मेम्ब्रेन इसी पैटर्न की बनी होती हैं। सभी मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, सभी में बीच में प्रोटीन तैर रहा होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है बस। बोला अच्छा, हाँ। सो नाउ द फाइनल आंसर, जो पूरी सेल को, जो प्रोटोप्लाज्म को कवर करेगी, किसको सर, किसको? माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रोटोप्लाज्म को कवर करेगी, दिस प्रोटोप्लाज्म को कवर करेगी, यानी कि सीधी भाषा में बोले तो जो पूरी सेल को कवर करेगी, वो वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? या और उसके साथ जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सब की मेम्ब्रेन भी मिला लीजिए, तो वो सब मिलके कहलाएंगी सेल मेम्ब्रेन। दिस इज, बस इतना सा डिफरेंस है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो सेल मेम्ब्रेन, है ना,
टेंशन नहीं लेनी है। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, हाँ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो सेल में होती है। यस, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेल। सर वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दें? उसे नहीं बोलेंगे प्लाज्मा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को कवर नहीं। सर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, हाँ है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पार्ट ऑफ सेल एंड दैट इज आल्सो द कंटेनिंग मेम्ब्रेन। सर वो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते? नहीं है, उसको नहीं बोलेंगे, वो पूरा प्रोटोप्लाज्म थोड़ी ना कवर कर रही है। या तो दिस मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो सभी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, सो अब अगर हम आगे बढ़े या तो इसकी स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स मतलब मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट अराउंड द सेल, है ना, जो पूरी सेल के बाहर है, और उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड अराउंड न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल, ईटीसी। ये ठीक है सर। तो इन सबको मिला के हम सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं। अब इनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई, तो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो बनी हुई है सर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन्स प्लस शुगर प्लस सम स्टेरॉइड्स। ठीक है सर, ये चीजें हैं उसमें, है ना, मोटा मोटी। तो सर मतलब टिल मैनी ईयर देयर वाज कंफ्यूजन कि यार होता कैसे, अरेंजमेंट कैसे होता है। तो फाइनली जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, एंगस्ट्रॉम लेवल की चीजें हैं। और हमारी आईज 100 माइक्रोमीटर तक का देख सकती है, बाल 100 माइक्रोमीटर का होता है लगभग। अब 100 माइक्रोमीटर इतना पतला कुछ अगर दिख गया तो उसका डिटेल थोड़ी ना पता चला आपको, आपको इतना मोटा करना पड़ेगा। आप इसी डायग्राम को देख लो, इतना मोटा बना दिए 75 एंगस्ट्रॉम को, है ना। इस डायग्राम में भी अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो सर ये कम से कम 10 सेंटीमीटर मोटा है। कहां यार, 10⁻²मीटर, 10 सेंटीमीटर भी अगर मैं ले लू तो 10 इंटू 10⁻², मतलब 10⁻⁻1 मीटर हो गया। 10⁻⁻10 मीटर को 10⁻⁻1 तक लेके आ रहे हैं आप। सर 10⁻8 टाइम आप मैग्नीफाई कर रहे हैं। 100 मिलियन जो भी बैठे, इतना ज्यादा जूम करना पड़ रहा है तब जाके हमको डिटेल स्ट्रक्चर पता चले। तो जूम करने के लिए कुछ तो हो, गरीब दुनिया थी पहले, चश्मे आए तो चश्मे आ गए, इलेक्ट माइक्रोस्कोप आया सबसे पहले, खुद रॉबर्ट हुक साहब माइक्रोस्कोप कूटे, अपना लेंस वेंस कूट के, मतलब वो कांच वांच कूट के देखे उन्होंने, सेल वॉल देखी रॉबर्ट हुक साहब ने, पता ही होगा आपको ये कहानी। फिर जैसे तैसे ल्यूवेनहॉक साहब ने 1674 में पहली सेल देखी। अच्छा मटेरियल क्यों नहीं देख पा रहे हो, बढ़िया से क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि जूम करने के लिए स्ट्रक्चर नहीं है। फिर लाइट माइक्रोस्कोप आए, ये जो लाइट के अंदर देखते हैं ऐसे करके, लैब में भी होता है तुम्हारे बच्चों की स्कूल में भी, वो सनलाइट की एनर्जी यूज करके तुमको चीजें दिखाता है, हद मार के 400 300 400 गुना कर देगा। समझ रहे हैं सर, एंगस्ट्रॉम लेवल की चीज। डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, ये तो फिर भी 75 एंगस्ट्रॉम है। डीएनए जो बॉस है, अब आज देखो भाई साहब डीएनए अलग ही लेवल पे खेल रहा है। डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेरा बच्चा नीली आंख वाला, है ना, लोहरे बालों वाला ऐसा होगा, बदल सकते हैं हम। जीन थेरेपी आ गई है। हाउ इट इज पॉसिबल? पहले चीजें दिखाई तो दे, वो दिखाई कब देंगी
जब इतना ज्यादा जूम कर पाएंगे। तो सर इतना ज्यादा जब हम जूम कर पाए तब हमें दिखा, और इतना ज्यादा जूम कब कर पाए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया, 1950s में आया। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर पता चली ये कहलाता है सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972, राइट, 1972 बाय सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन ने ये हमको बताया, ठीक। तो वो क्या बोले कि सर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, बनी हुई है, मैं आपको समझा देता हूं बना के, कि देयर इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कि फॉस्फोलिपिड की एक बाइलेयर होती है, और उस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में बीच बीच में क्या होता है कि प्रोटीन तैरती रहती है। जस्ट सेकेंड माय डियर फ्रेंड, इसको करते हैं डिलीट, यहां पे लाते हैं। जस्ट सेकेंड, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाते हुए अमित सर बस अपना काम बन जाएगा। या यस, ये कॉपी किया, इधर पेस्ट मारा, ठीक। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आ गई, ठीक है सर। हाँ, अब मैंने हल्का सा इसको टिल्ट कर लिया। सर ये ऐसे बस फ्रंट व्यू में आपको दिखा रहा हूं, अदरवाइज ये पीछे तक है, राइट सर। ये आ गई हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इसमें वो क्या बोलते हैं कि कहीं कहीं पर बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होती है। प्रोटीन ऐसे आधी एम्बेडेड हो सकती है, या पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन इस तरह से हो सकती है। लेट मी डू जस्ट वन थिंग, एक और हटा देते हैं यहां से। इस तरह से पूरा चैनल बना सकती है, पूरा आर पार जा सकती है। ये दोनों ही प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाएंगी। यहां पर हो सकती है जो हाफ एम्बेडेड हो, इस तरह से, ऐसे ऐसे हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगी, ये जो फिलहाल मैंने बनाई हुई है आपके सामने, ये कहलाएंगी सर हाफ एम्बेडेड या फुल एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। सर इनको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जो सिर्फ सरफेस पे अटैच होंगी। अब वो सरफेस चाहे फिर साइटोप्लाज्म वाली साइड की हो या फिर वो प्रोटोप्लाज्म वाली साइड की हो। भाई ये मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन के एक तरफ तो बाहर की दुनिया है ना यार, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक तरफ हमारा प्रोटोप्लाज्म कह लो या साइटोप्लाज्म कह लो, वो है सेल के अंदर की दुनिया, सेल के बाहर की दुनिया। कुछ प्रोटीन जो होंगी वो सिर्फ वो ऐसी होंगी कि सिर्फ बाहर चिपके हुए हैं, या इस तरफ भी चिपके हो तो सिर्फ बाहर चिपके हुए, इस तरफ भी चिपके हो तो बाहर चिपके हुए, कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको एसिमेट्रिक लग रहा हो अगर, तो एक मैं प्रोटीन यहां बना देता हूं, ठीक है, और एक मैं प्रोटीन यहां बना देता हूं, लाइक दिस, ठीक। और इसी तरह से और भी बहुत सी प्रोटीन होंगी। कुछ प्रोटीन्स दे विल स्पैन लाइक दिस। एक काम करो भाई, तुम इधर आओ थोड़े से, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है ना, बहुत सारी होंगी, राइट। ये यहां बना देते हैं लाइक दिस, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल जिधर इधर उधर जिधर होगा, इधर उधर होगा भाई, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होगा। कोलेस्ट्रॉल भाई साहब तुम्हें कैसा बना दे, बोला ऐसा बना दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, लाल ही बनाते हैं इनको। ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल, नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल नीचे ज्यादा होते बट होते दोनों तरफ है। ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल, दिस इज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल।
ये लेबल यहां पर किया हुआ है अपनी किताब में, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, अब ये जो प्रोटीन है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इस पे कुछ शुगर अटैच हो सकती है, ये मान लो शुगर अटैच हो गई। ठीक, यहां पर भी शुगर अटैच हो सकती है, सीधा यहां पर अटैच हो सकती है, ये शुगर अटैच हो गई, है ना सर। अब आप बात समझिए, है ना, ध्यान से सुनिएगा। जो शुगर इस प्रोटीन पर अटैच हुई है, ये वाली प्रोटीन पर, तो सर उसे हम क्या कह देंगे, क्योंकि वो ग्लूकोज है या ग्लाइकोज लेवल में है, तो उसको हम कह देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या बन गया, ये बन गया सर हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, ये बन गया ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये लिपिड से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया। ठीक है सर। तो अब होता क्या है कि जो प्रोटीन्स हैं दीज प्रोटीन्स दे कैन फ्लोट फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं इसको, जैसे ये यहां से यहां इधर उधर फ्लोट कर सकती है, या ये ऊपर नहीं जा सकती सर, या राइट। आप अगर पानी में, आपको बोला जाओ पूल में तैर लो, बोला सर ठीक है तैर लेते, आप गए तैर लिए, बड़ी अच्छी बात है। अगली बार हमने फिर से बोला पूल में जाके तैर लो, तुम कूदे, पता चले वहां पर तो हनी भरा हुआ है या ग्लिसरीन भरी हुई है। क्या आपको हनी और ग्लिसरीन में स्विमिंग करना सेम उतना ही इजी है जितना पानी के अंदर स्विमिंग करना इजी है? बोलो यस और नो। ऑब्वियसली नो। सर पानी में ठीक है, शहद में कौन तैरेगा, उसको तो चाट लेंगे हम। अबे चाटना छोड़ो, तैर के दिखाओ। बोला नहीं तैर पाएंगे सर, बहुत थिक है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। पॉइंट समझिए सर, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा, फ्लूइडिटी बहुत कम है। तो अगर मैं, आप, प्रोटीन तैर पा रहे हैं, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? अपनी एबिलिटी तो है, ठीक है, उसको अलग रख दो, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। पूल में इस बार रेत भर दिया, निपट जाओगे, खत्म। तो दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज प्रोवाइडिंग व्हाट, दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से ही क्या है, अब पॉइंट निकल के आने वाला है सर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से ही ये मेम्ब्रेन फ्लूइड है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से ही क्या पॉसिबल है कि जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स जो हैं ये तैर पा रही हैं, ये प्रोटीन्स तैर पा रही हैं, इन्हीं की वजह से पॉसिबल है। तो फ्लूइड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोवाइड व्हाट, इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी। अब ये बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल, क्या बोलते हैं भाई, फ्लूइड मोजेक मॉडल बोलते हैं। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है, मेम्ब्रेन लिक्विड भी नहीं है पूरी तरह से। मेम्ब्रेन सर ऐसे मान लो जैसे मैंगो शेक हो और उसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, बस। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर प्रोटीन तैर पा रहे हैं, इफ प्रोटीन आर एबल टू फ्लोट विद इन वन लेयर, पॉइंट टू बी नोटेड, दे कैन नॉट स्विच फ्रॉम दिस टू दैट और दैट टू दैट साइड। ठीक है, अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं ना भाई, ये साइटोप्लाज्मिक मोनोलेयर ऑफ लिपिड, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ, इसको ई फेस बोलते हैं, इसको सी फेस बोलते हैं, सी फॉर साइटोप्लाज्म फेस, ई फॉर ईसीएफ आउटर साइड एक्सटर्नल फेस। ठीक है, तो सर ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोवाइड व्हाट, फ्लूइडिटी। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट, फ्लूइडिटी। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल का बहुत बढ़िया रोल रहता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सर मेम्ब्रेन को सॉलिड होने से बचाता है, लो टेम्परेचर पे पैकिंग होने से बचाता है। अब सर ध्यान से सुनिए, ये जो, अब जैसे ये है, अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखो ये शुगर लिखा हुआ है ना, ये शुगर मतलब वही, ये किस पे लगा हुआ है, प्रोटीन पे, है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये सब है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दिस इज कोलेस्ट्रॉल एंड दी येलो कलर कोलेस्ट्रॉल आर हेयर आल्सो। ठीक है, सो दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। गेटिंग माय पॉइंट? अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में
अब एक लिपिड ले लेते हैं। हाँ, तो एक पॉइंट रह गया कि इसको फ्लूइड मोजेक मॉडल क्यों कहते हैं। जब आप इसको बाहर से देखोगे, ऐसे ऊपर से देखो इसको, देखो पीछे ब्लू ब्लू हेड्स दिख रहे होंगे आपको। दे ब्लू ब्लू हेड्स आर ऑफ व्हाट? दे आर लिपिड, फॉस्फोलिपिड हेड। ठीक। और बीच बीच में आपको प्रोटीन्स दिख रही होंगी पीछे, जैसे ये प्रोटीन दिख रही है, ये प्रोटीन दिख रही है, ये प्रोटीन दिख रही है। तो ये ऐसे मोजेक दिखाई देता है। मोजेक क्या होता है सर? जैसा चेक बोर्ड रहता है, चेस बोर्ड रहता है, कहीं व्हाइट कहीं ब्लैक, है ना, उसको मोजेक पैटर्न बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैचेस होना उसको मोजेक बोलते हैं। तो इस पे मोजेक दिखता है हमको, कहीं प्रोटीन दिखता है, कहीं लिपिड दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और फ्लूइड वो है, सेमी सॉलिड वो है ना भाई। कैसी है वो? सेमी सॉलिड है। तो जाहिर सी बात है, इसलिए उसको फ्लूइड मोजेक मॉडल कहते हैं। ठीक। चलिए सर, तो अब ये जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें मैं एक बात बताऊंगा, ओके ओके गॉट इट, कि इसमें सर ये ऐसे ही क्यों है? ए, बी, सी, डी, ये। सर फर्स्ट वाला अरेंजमेंट ही क्यों है, बाकी के अरेंजमेंट क्यों नहीं है? दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है सर, ऐसा क्यों है? तो सर देखिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, ये रहा अपना ईसीएफ में क्या है? वाटर। साइटोप्लाज्म में क्या है? 70 to 80% वाटर। दोनों तरफ तो पानी है। ठीक है। तो सर ये जो हेड होता है, सर लेट मी इंट्रोड्यूस यू, लेट मी टेल यू दिस थिंग, कि जो हेड होता है, सर इस हेड में ये फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर है, ये जो इस तरह से है, सर ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो है, इसका जो हेड है, दिस हेड इज हाइड्रोफिलिक हेड। ये हाइड्रोफिलिक हेड है। और ये जो टेल्स हैं, ये टेल्स हाइड्रोकार्बन की टेल्स होती हैं। बायोमोलिक्यूल्स में आप इनको सीखोगे, इनकी डिटेल स्ट्रक्चर CS2 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 ऐसे रहता है। ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, मतलब इनको पानी से डर लगता है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डरने वाली, और हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग, है ना, कि हम पानी से प्यार करेंगे। ठीक है भाई, कर लो, तुम ही कर लो प्यार। ठीक है। चलिए, तो सर एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो हुआ, सर हेंस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल हो गया? एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल। गेटिंग माय पॉइंट सर? इसको क्या कहेंगे? एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल कहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर। सो ये अरेंजमेंट ऐसा है इसलिए। ठीक है या? चलिए सर, अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। हल्का सा एक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक। कि सर देखो, ये जो मेम्ब्रेन है, इसके बहुत सारे काम हैं। आप एक काम और करेंगे, आपका ये होमवर्क है, फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन। ये आप, ये आपका होमवर्क है सर एक तरह से। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में आपका आ जाएगा एक सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेट
या इसको ऐसे लिखते हैं, मजा नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन का देखो मेन काम एक ये भी है कि वो आलतू फालतू के मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जाने से रोके। मैं आपको सही बताता हूं, अब अगर जो काम की चीज है उसको अंदर जाने दिया जाए, जो वेस्ट है उसको बाहर जाने दिया जाए, है ना, और जो उसकी जरूरत ही नहीं है उसको अंदर आने से रोका जाए, तो ये सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खास बात है। हुँ? इसी की वजह से उसको फ्रीली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल ये सब बोलते हैं। वो भी मैं बता दूंगा, इधर ही बता दूंगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में पैसे भी लग सकते हैं, पैसे नहीं भी लग सकते हैं। पैसे का मतलब यहां पर एटीपी से है, ठीक है। तो सर पैसिव ट्रांसपोर्ट जब एनर्जी नहीं लगेगी यानी कि एटीपी नहीं लगेगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब एटीपी खर्च होगा, ठीक है सर। ये इसका मोटा मोटा मतलब है। पैसिव में कोई एटीपी खर्च नहीं होगा और यहां पर एटीपी खर्च होगा, ठीक। जैसे आप पहाड़ी पे से, ये पेन देखो अपने आप लुढ़क रहा है, ऐसे मैंने इसको ऐसे हाई से लो, अपने आप जा रहा है। पहाड़ी पे से ऊपर नीचे अपने आप आ जाते हैं लुढ़कते लुढ़कते, पत्थर छोड़ दो नीचे चला जाएगा। इसको कहते हैं हम हाई से लो की तरफ आना, डाउन हिल जाना। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, अपने आप चला जाता है। बट अगर आपको नीचे से ऊपर ले जाना हो, जैसे अगर मुझे यहाँ पेन ले जाना पड़ रहा है, ये देखो मेरे को पेन हाथ से ले जाना पड़ रहा है, अगर लो से हाई की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एटीपी खर्च होगी, ठीक है सर। तो पैसिव में जो है कोई एटीपी खर्च नहीं होती है, उसमें एटीपी खर्च होती है। ये हमेशा हाई टू लो ही होगा। क्या हाई टू लो, जो मॉलिक्यूल जाना चाह रहा है वो जहां ज्यादा है बीच में मेम्ब्रेन क्रॉस करके वो दूसरी तरफ चला जाएगा जहां वो कम है, बस इतनी सी बात है। और ये जो होगा ये लो टू हाई होगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें ऑलवेज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज होंगी, और उन मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम पंप्स कहते हैं, वो यूज होंगी, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में, अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सर उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी बन जाती हैं, एक बन जाती है सिंपल डिफ्यूजन, और एक बन जाती है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ऐसा डिफ्यूजन जो फैसिलिटी यूज करेगा, क्या यूज करेगा, फैसिलिटी यूज करेगा। गेटिंग माई फ्रेंड, गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई लवली स्टूडेंट्स। सर सिंपल डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज नहीं होगी, नो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और हेयर membrane proteins will be used, membrane proteins are used, ठीक है सर। सो ये है। अब देखो इसको अगर मैं बता दूं थोड़ा सा, सर जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनको हम चैनल्स कहते हैं, क्या कहते हैं हम, चैनल्स कहते हैं, ठीक है। तो सर मैंने यहां पर बनाया दिस, एंड देन सपोज दिस, थोड़ा सा मैंने गैप दे दिया, ठीक है। मैंने इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बना दिया, मैंने यहां पर चैनल बना दिया, ठीक है।
देखो अगर मॉलिक्यूल यहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिंपल यहां से यहां बीच से होते हुए, तो सर ये क्या हो गया, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, या और अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहां से होके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, अगर वो यहां से होके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक चैनल प्रोटीन, इसको हम यहां पर बोलेंगे, क्या बोल देंगे सर, चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन, देन इट इज फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तब वो क्या है, तब वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन है। तो सर इट इज फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन। और अगर प्रोटीन्स यूज हो रहे हैं और साथ में लो से हाई अगर वो जा रहे हैं, तो सर देन इट इज बी कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तब क्या कहेंगे उसको, सर दैट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये प्रोटीन यूज हुई, मॉलिक्यूल जो थे वो कम थे, राइट, कम मॉलिक्यूल, और कम मॉलिक्यूल से हमको ज्यादा की तरफ लेके जाना था, हमको किधर लेके जाना था, ज्यादा की तरफ। ठीक, जैसे यहां पर देखो, इधर लो मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन है, इधर हाई है, थोड़े से कम कर देते यार, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गए। ठीक है, ये थोड़े से और मिटा देते, ये मिटा दिए, है ना। अब देखो यहां लो से हाई की तरफ अगर जाना है, ये दिस वन, तो सर यहां पर फिर एटीपी खर्च होगा। क्या खर्च होगा सर, सर इट विल बी, इट इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द यूज ऑफ एटीपी। तब आप इसे क्या कहोगे, इसे आप पंप कहोगे। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, वाटर चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल नहीं कहेंगे ना, सोडियम पोटेशियम पंप कहेंगे, है ना, जो कि सोडियम और पोटेशियम को इधर से उधर करता है, राइट सर। सो दिस इज अबाउट द मेम्ब्रेन फंक्शंस। ठीक है, तो सर समरी की अगर हम बात करें, तो सर हमने ये सब किया, सेल के टाइप पढ़े, ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ा, फिर हमने जो है स्ट्रक्चरल ये सब फंडामेंटल यूनिट देखी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बिरचो साहब को देखा, स्लाइडेंसवान को देखा, टाइप ऑफ सेल देखे, है ना, न्यूक्लियस देखा, एनिमल सेल प्लांट सेल देखी, ओवरव्यू ऑफ सेल देखा, प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट क्या होता है वो देखा। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली स्टूडेंट्स, देश के फ्यूचर डॉक्टर्स, पॉसिबल इंजीनियर, साइंटिस्ट। सो दिस इज फॉर टुडे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आया आपको भी सर, मजा आया होगा, दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं, बाय बाय, खतरनाक, फोड़ दो।